ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और उसके उपागम का अध्ययन करेंगे। अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत अपन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल अर्थात मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत अपन और कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जितने भी प्रदेश पाए जाते हैं उनके भौगोलिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो मानव के समूह पाए जाते हैं उन मानव के समूहों का अध्ययन किया जाता है, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल में अपन ने भौगोलिक वातावरण का अध्ययन किया, मनुष्य के कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया, उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। ये सारा का सारा जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल एक विषय है और विषय के रूप में अपन वहाँ की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। अर्थात जनसंख्या में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, जो कि कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं, मनुष्य जिनका निर्माण करता है। अर्थात कौन सी आ जाएंगी? अपने भवन आ जाएगी, अपनी सड़कें आ जाएगी, इनको लिया जाता है। जीवन की मान्यताओं, मानव के जो रीति रिवाज होते हैं, रहन सहन का ढंग होता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और इन सभी के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति से होता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति निवास करता है तो वो वहाँ पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका दोहन करता है। और दोहन किसके लिए करता है? अपनी उन्नति के लिए करता है। अपन कृषि कार्य क्यों करते हैं? ताकि अपने को उससे आमदनी प्राप्त हो, और जब आमदनी प्राप्त हो तो अपना विकास हो, अपनी उन्नति हो। अतः मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र हैं इनके मुख्य 5 अंग पाए जाते हैं। ये 5 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है अपना प्राकृतिक वातावरण। पिछले अध्याय में अपन ने अध्ययन किया था, प्रकृति द्वारा प्राप्त वातावरण को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वातावरण। दूसरा अपना आता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण कौन सा होगा अपना? प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मनुष्य जिस वातावरण का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक वातावरण। तो 5 अंगों में पहला प्राकृतिक वातावरण हो गया और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण हो गया। अब प्राकृतिक वातावरण का उपयोग कौन कर रहे हैं? जनसंख्या। और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन कर रहे हैं? जनसंख्या। अर्थात लोग कर रहे हैं, मानव कर रहे हैं। और मानव का अध्ययन किस में किया जाता है? जनसंख्या में किया जाता है। अब मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है वहाँ के वातावरण के साथ क्या करता है? समायोजन करता है, व्यवस्थापन करता है। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे पठारी क्षेत्र हो। तो क्या आ गया? प्राकृतिक वातावरण आ गया, सांस्कृतिक वातावरण आ गया, और वहाँ पर निवास करने वाले लोग किस प्रकार से अपने वातावरण का समायोजन करते हैं, इनका अध्ययन अपन किसके लिए करते हैं? कालिक अनुक्रमण, अर्थात समय के साथ करते हैं। समय के साथ का मतलब होता है अपन इसमें यह भी अध्ययन करते हैं भाई पहले जनजाति विशेष के लोग किस प्रकार निवास करते थे, उनके रहन सहन का ढंग कैसा होता था। धीरे धीरे वो सभ्य हो गए और वर्तमान मानव किस प्रकार से अपना व्यवसाय करता है, किस प्रकार से निवास करता है, किस प्रकार के वस्त्र पहनता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है।
अर्थात कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं? किसी प्रदेश की संख्या, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं और उसकी कार्य क्षमता, उसके व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन अपन किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। दूसरा आता है उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति के द्वारा यानी दिए गए वातावरण का अध्ययन किया जाता है। और प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जल भी पाया जाता है, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। और इन सब का अध्ययन अपन किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। तीसरा आता है उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से बने सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल। अभी बताया अपन ने भाई प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मनुष्य जिस भूदृश्य को जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक वातावरण कहा जाता है। तो मनुष्य उस क्षेत्र में किस प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है, इसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। जैसे अपन मानव के व्यवसाय का अध्ययन करेंगे, अधिवास का अध्ययन करेंगे, परिवहन तंत्र का अध्ययन करेंगे। इन सब का निर्माण किसने किया था? मनुष्य ने किया था। फिर प्राकृतिक वातावरण का उपयोग किया, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया। और इनके द्वारा मनुष्य किस प्रकार वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। अर्थात मनुष्य जिस भी क्षेत्र में निवास कर रहा है वो अपने वातावरण के साथ समायोजन अवश्य स्थापित करता है। समायोजन का मतलब होता है अपन जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं अपना भोजन भी अलग होता है, अपना व्यवसाय भी अलग होता है। भाई अपन यहाँ पर ये थोड़ी नाव चला सकते हैं, पानी नहीं होगा तो नाव कहाँ से चला पाएंगे। और तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग नाव चलाते हैं। तो यानी मनुष्य अपने वातावरण के साथ कैसे समायोजन स्थापित करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। और उपरोक्त वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण अर्थात समय की गति के अनुसार मनुष्य का विकास कैसे हो रहा है। पहले आदि मानव थे, वर्तमान सभ्य मानव आ गए। मानव आविष्कार करता गया, विकास की ओर अग्रसर होता गया। तो मनुष्य ने किस प्रकार से वातावरण में परिवर्तन किया। तो मुख्य कितने तत्व हो गए? 5 क्षेत्र हो गए। अब इन 5 क्षेत्रों का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? सबसे पहले तो जो अपन अध्ययन करते हैं वो किसमें किया जाता है? सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य कौन से होते हैं? वही सांस्कृतिक वातावरण के दृश्य हो जाएंगे। ऐसे दृश्य जिनका निर्माण कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। पृथ्वी तल पर जो भी दृश्य मानव क्रियाओं द्वारा बने होते हैं क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। अर्थात वे दृश्य जिनका निर्माण कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है, क्या कहलाएंगे? सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। और ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। और मानव इसके लिए किसका उपयोग करता है? प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है। अर्थात पृथ्वी तल पर ऐसे दृश्य जो कि मानव क्रियाओं द्वारा बने होते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। ये सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कौन कर रहे हैं? मनुष्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मनुष्य कर रहे हैं। अतः इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए अपन, तो मनुष्य क्या करता है? अपने व्यवसाय के लिए भूमि का उपयोग करता है। अर्थात भूमि पे वो क्या करेगा? कृषि कार्य करता है। खानों से क्या करता है? खनिज पदार्थ निकालता है। और उन्हीं खनिज पदार्थों से रेल मार्गों तथा परिवहन के साधनों का निर्माण करता है। अर्थात मनुष्य क्या करेगा? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। मिट्टी का उपयोग किया, खाद्यान्नों का उत्पादन कर दिया, खानों से खनिज निकाले, रेल मार्गों का निर्माण किया, परिवहन के साधनों का। तो ये किस में आते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्यों में आते हैं। तो वे भूदृश्य जिनका उपयोग, जिनका निर्माण मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा करेगा और मानव के द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। दूसरा अपन अध्ययन करते हैं संसाधन उपयोग तथा संसाधन नियोजन। संसाधन किसे कहा जाता है? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। दोबारा बता देता हूं, संसाधन शब्द जिसको अंग्रेजी भाषा के रिसोर्सेज शब्द से बना हुआ है, जिसमें री का अर्थ तो क्या होता है? पुण्य, और सोर्स का अर्थ क्या होता है? साधन। वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन का आ गया। इसके बाद में आता है नियोजन।
नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु योजनाबद्ध ढंग से जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नियोजन कहा जाता है। तो मनुष्य वहां पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग तो किस प्रकार से कर रहा है और उनमें नियोजन किस प्रकार से कर रहा है? क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और अगर मनुष्य उनका लगातार उपयोग करता रहा तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य हमेशा विकल्प खोजता है। विकल्प की बात करें अपन तो पहले विद्युत कार्य में मनुष्य तांबे का उपयोग करता था, लेकिन बाद में मनुष्य ने नया आविष्कार किया क्योंकि तांबा खत्म होने को आ गया और मनुष्य ने बॉक्साइट को निकाला और एल्यूमिनियम के द्वारा किसका निर्माण किया? विद्युत कार्यों में। आज अपन देखते हैं जितने भी वायर वगैरह आते हैं वो किसके आते हैं? एल्यूमिनियम के आते हैं। तो मनुष्य किसी भी संसाधन का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है? जैसे मानव विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों का उपयोग करता है, वहां की भूमि पर क्या करता है? कृषि कार्य करता है। अब भूमि का ये नहीं भाई अकेला कृषि के काम ही आती है, अपन पशुपालन पशुचारण भी करते हैं, नीचे खोदते हैं तो खनिज भी निकलते हैं। तो क्या हो गया? कृषि भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और खानों से क्या निकाल रहे हैं? खनिज पदार्थ भी निकाल रहे हैं। और मनुष्य ये वाली वस्तुओं का उपयोग किसके लिए करता है? अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए करता है। ये सारा का सारा एक नियोजित ढंग से किया जाता है। नियोजित ढंग का मतलब होता है अपन खेत तैयार करते हैं, अपने को पहले पता होता है भाई अपन इसमें कौन सी फसल बोएंगे, नियोजन हो गया ना, और वही फसल बोते हैं। ऐसे तो नहीं है भाई खरीफ में है ना अपन ने गेहूं की फसल को बो दिया क्योंकि वो तो रबी की फसल है। तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? नियोजन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मानव भूमि अनुपात संशोधन शोषण नीति और मानव उन्नति के ढंग का क्या किया जाता है? अध्ययन। क्योंकि कोई भी कार्य अगर अपन नियोजित ढंग से करेंगे तो ही उसमें सफलता मिलती है, तो ही मानव की उन्नति होती है, नहीं तो मानव की उन्नति नहीं होती है। और तीसरी चीज आती है वातावरण समायोजन का अध्ययन। वातावरण समायोजन का मतलब होता है मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां के वातावरण के साथ मानव किस प्रकार समायोजन स्थापित कर रहा है। वातावरण समायोजन का अध्ययन संसार यानी विश्व के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्या की शारीरिक आकृति। अब अपन प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, सब मानव को अलग अलग आकृति पाई जाती है। किसी की नाक लंबी होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी का सिर मोटा होता है, किसी की त्वचा का रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है। सभी क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र देखते हैं, उनकी वेशभूषा भी अलग अलग होती है, पहनावा सबका अलग अलग होता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गए, पहनावा चेंज हो गया, तो सबकी वेशभूषा भी अलग अलग होती है। खाद्य सामग्री भी अलग अलग होती है। जोधपुर जैसलमेर में चले गए, वहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, लोग बाजरा ही खाते हैं। समतल मैदानी क्षेत्र में चले गए, है ना, जहाँ पर यानी पानी कम होता है, गेहूँ खाते हैं। आर्द्र क्षेत्रों में चले गए, लोग चावल का सेवन करेंगे। और अगर तटवर्ती क्षेत्र में चले गए तो वहाँ पे मांस मछली का सेवन करते हैं। तो खान पान भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, खाद्य सामग्री अलग अलग आती है। भवन निर्माण सामग्री, अब मकान भी देखते हैं तो अपन मकान देख के ये पता लगा लेते हैं भाई ये मकान किसका है। कृषि कार्य करने वाले लोग के पास झोंपड़ी होगी, आखेट करेगा, उसका अस्थायी आवास होगा। आज यहाँ पर है, जानवर खत्म हुए, दूसरी जगह चला गया, शिकार करेगा वो। उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में रहेगा तो उसका मकान बहुमंजिला होता है। तो यानी उसके भवन निर्माण सामग्री देखते हैं और उसका व्यवसाय। अब व्यवसाय भी क्या होता है? उस क्षेत्र के आधार पर निर्भर होता है। जैसे समतल मैदानी क्षेत्रों में निवास करेगा व्यक्ति, कृषि कार्य करेगा। तटवर्ती क्षेत्रों में लोग निवास करेंगे, या तो नाव बनाएगा या फिर बाद में मछली पकड़ने का कार्य करेगा। जहाँ पर कुछ ही दशाएं नहीं पाई जाती है वहाँ पे शिकार करेगा। और नगरीय क्षेत्रों में निवास करेगा, द्वितीय तृतीय और चतुर्श्रेणी का कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है मनुष्य जिस भी क्षेत्र में निवास करेगा, मानव अपने वातावरण के साथ क्या कर लेता है? समायोजन स्थापित कर लेता है। और उसी के अनुसार उसका शरीर, उसकी वेशभूषा, उसका खाद्य पदार्थ, भवन और उसका व्यवसाय निर्भर होता है। ये सारा का सारा अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? वातावरण समायोजन के अंतर्गत किया जाता है।
अर्थात जीवन पर वातावरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मनुष्य का जो जीवन होता है उस पर वातावरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करेगा, निवास करने के बाद में अगर वो व्यक्ति फोटो क्लिक करता है तो उसके कपड़ों को देख के अपन ये आभास लगा सकते हैं भाई ये व्यक्ति कहाँ निवास कर रहा है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास कर रहा है, क्योंकि वो समूर वाले जानवर होते हैं जिनकी त्वचा पर खूब सारे बाल पाए जाते हैं, उनकी खाल से बनी हुई वस्त्र ही पहनता है। अब जैसे अध्ययन करें, यूरोप के जो लोग होते हैं वो फुर्तीले होते हैं, आविष्कारक होते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी होती है, अनुकूल होती है। और न्यू गिनी के लोगों का अध्ययन कर लें तो सुस्त होते हैं। जलवायु जैसी अनुकूल पाई जाती है, मानव की कार्य क्षमता का वैसा ही विकास होता है, और जलवायु अनुकूल नहीं होगी, मानव की कार्य क्षमता अपने आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कुछ भूगोलवेता हैं जिन्होंने क्या किया था, अपने अपने आधार पे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र बताई थी। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं डिमांजिया के अनुसार मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। अब डिमांजिया कौन है? डिमांजिया एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे जिन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था। पहला आता है प्राकृतिक प्रदेशों में मानवीय जीवन, अर्थात प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन भी करते हैं और मानव के जीवन का अध्ययन भी किया जाता है। फिर दूसरा अध्ययन करते हैं आखेट का, मछली पालन, पशुपालन, व्यापार और उद्योग। ये क्या है? मानव के व्यवसाय है, अर्थात मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां पे किस प्रकार का व्यवसाय करता है। तीसरी जो बात आती है मानवीय निवास का आ जाता है, प्रवास का आ जाता है। मानव के आवास से निवास किस क्षेत्र में कर रहा, प्रवास व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया का अध्ययन करते हैं। फिर अपन अध्ययन करते हैं मानवीय बस्तियों का अध्ययन करते हैं, और मानव बस्ती जिसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे, अधिवास का अध्ययन करते हैं। अधिवास किसे कहेंगे? मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को क्या कहा जाता है? अधिवास कहा जाता है। अधिवास भी कहा जाता है और बस्तियां भी कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, एक ग्रामीण और नगरीय। तो डिमांजिया ने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। फिर दूसरा आ जाता है अपना फ्रेंच और ट्रेवार्था का। इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा था। एक प्राकृतिक वातावरण हो गया, दूसरा जनसंख्या होगी, और तीसरा हो गया सांस्कृतिक तत्व। 3 हो गए, प्राकृतिक वातावरण, जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व। अब प्राकृतिक वातावरण में इसने क्या लिया था? जलवायु को लिया था, भू आकृति को लिया था, जलीय संसाधन को लिया था, प्राकृतिक वनस्पति को लिया था, जीव जंतु, मिट्टी और खनिज संपदा। भाई प्रकृति में यानी कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं अपन, उनका अध्ययन किया। फिर दूसरा जनसंख्या में उसके वितरण का अध्ययन किया, घनत्व में वृद्धि, लिंगानुपात, आयु वर्ग, साक्षरता, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। और सांस्कृतिक तत्व जो कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव निर्मित करता है, तो इसमें अपन बस्तियों को लेते हैं, मनुष्य निर्माण कर रहा है, कृषि को लेते हैं, विनिर्माण उद्योगों को लिया जाता है, परिवहन को लिया जाता है और व्यापार को लिया जाता है। अब इसके बाद में इसके जो मुख्य तत्व हैं उसमें 2 तत्व आते हैं। एक भूगोलवेता हर्टिंगटन का आता है, हर्टिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व है, और दूसरा आता है जीन ब्रुंज। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं हर्टिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व। अब हर्टिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्वों का अध्ययन करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है प्राकृतिक दशाएं। कौन सा है? प्राकृतिक दशाएं। फिर दूसरा आ जाता है जीवन के भेद, और तीसरा आ जाता है मानवीय प्रक्रियाएं। ऐसी प्रक्रियाएं जिनका निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है, उनको लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आती है प्राकृतिक दशाएं। ये क्वेश्चन हर साल आता है। सबसे पहले इसकी टेबल उतारनी है, सारणी, और उसके बाद में सारणी में जितने भी तत्व हैं, अध्ययन क्षेत्र हैं, उन सबका वर्णन करना है। तो सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशाओं में किस किस को लिया जाता है? पृथ्वी की गलोपर स्थिति को लिया जाता है,
भूमि की बनावट को लिया जाता है, जलवायु को लिया जाता है, मृदा को लिया जाता है और जलाशयों को लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक दशाओं में कौन कौन से आ गए? पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति, अर्थात ग्लोब क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी की जो गोलीय आकृति होती है, उस गोलीय आकृति को अपन क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। अब प्रत्येक क्षेत्रों का अध्ययन करें तो प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान का डिग्री अक्षांश अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, देशों में अध्ययन करें तो भारत का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा, अफगानिस्तान का अलग होगा। उसी प्रकार से महाद्वीपों में अध्ययन करें तो एशिया अलग होगा, अफ्रीका अलग होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो जिस प्रदेश का अपन अध्ययन करते हैं उस प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति कैसी पाई जाती है, वहाँ की भूमि की बनावट कैसी पाई जाती है। भूमि की बनावट का अध्ययन करें तो धरातल पे पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं, घाटियाँ भी पाई जाती हैं। इन सब का अध्ययन भाई वहाँ पर भूमि की बनावट कैसी पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य का जो विकास होता है वो भूमि की बनावट के आधार पे होगा। वहाँ पर जो कृषि की दशाएं होगी वो भी भूमि की बनावट के आधार पे होगी। अब जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अपन कृषि करना चाहे, गेहूं की कृषि करना चाहे तो वहाँ पे गेहूं की कृषि नहीं होगी। वहाँ पे या तो सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे तो चावल की कृषि हो जाएगी, नहीं तो फिर बाद में वहाँ पर चाय की कृषि होती है। वहाँ की जलवायु का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जलवायु अनुकूल होगी तो मानव का विकास होगा, जलवायु प्रतिकूल होगी तो मनुष्य का विकास नहीं होगा। अनुकूल जलवायु में कृषि की दशाएं भी अनुकूल पाई जाती है, वनस्पति भी अनुकूल पाई जाती है, मानव की कार्य क्षमता भी अनुकूल होती है, तो मनुष्य का विकास भी क्या होगा? अधिक होगा। तो जलवायु भी कैसी होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी का अध्ययन करते हैं, मृदा कैसी पाई जाती है, उपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है, काली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या कच्छारी मिट्टी है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार पाई जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। और वहाँ के जलाशयों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मानव की मूलभूत आवश्यकता में सबसे पहले तो प्राण वायु आएगा और उसके बाद में जल का ही आएगा। जल है तो जीवन है, नहीं तो नहीं है। मनुष्य पेयजल हेतु भी जल का उपयोग करता है, कृषि कार्य हेतु भी करता है, औद्योगिक कार्य हेतु भी करता है, परिवहन के साधन सभी के लिए जल का उपयोग कर रहे हैं। तो जल भी मनुष्य की क्या हो गई? मूलभूत आवश्यकता हो गई। तो प्राकृतिक दशाओं में अपन पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति का अध्ययन करते हैं, भूमि की बनावट का अध्ययन करते हैं, जलवायु का, मृदा का और जलाशय का अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद में दूसरा आता है जीवन के भेद। जीवन के भेद का अध्ययन करें तो जीवन तीन ही तत्वों में पाया जाता है। एक तो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और मनुष्य होता है। जीव जंतु और मनुष्य दोनों को तो अपन चल संसाधन में लेते हैं। चल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, और पेड़ पौधे या वनस्पति को अपन अचल में लेते हैं, अर्थात वो कभी भी गमन नहीं करते हैं। तो अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और जीव जंतुओं का अध्ययन अपन पृथ्वी के आधार पे करते हैं। जब पृथ्वी के आधार पे करते हैं तो जितने संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो सभी जगह जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों का अध्ययन करें तो भेड़ बकरी होगी, मरुस्थलीय क्षेत्र का अध्ययन करें तो वहां पे ऊंट मिलेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो रेंडियर मिलेगा, और पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो याक या लांबा जैसे जीव मिलते हैं। तो सभी जगह जीव जंतु भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों का अध्ययन करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है जिसके कांटे ही कांटे पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, छाल भी मोटी हो जाती है, जड़ें भी लंबी हो जाती है, क्योंकि पानी कम पाए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चले गए तो वहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सदा हरे भरे रहते हैं, कभी भी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में चले गए तो वहाँ पे कोनधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ ही बर्फ पाई जाती है।
तो पेड़ पौधों का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। और मनुष्य का अध्ययन करते हैं संपूर्ण पृथ्वी या सृष्टि, इस पे मानव ही एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि हमेशा विकास की ओर अग्रसर होता है। अब उस मनुष्य का वहाँ के वातावरण के अनुसार विकास कितना होगा, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके बाद में आ जाती है अपनी मानव प्रक्रियाएं। तो मानव प्रक्रियाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं होती है, भौतिक आवश्यकताएं भी कहा जाता है और मूलभूत आवश्यकताएं भी कहा जाता है, अर्थात जिनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, उनकी तो आवश्यकता होती है। दूसरा आता है मानव के व्यवसाय आते हैं। तीसरा मानव की कार्य कुशलता आती है जो कि कुछ ही लोगों में पाई जाती है। और चौथा आता है उच्च आवश्यकताएं आती है। तो सबसे पहली बात आती है भौतिक आवश्यकताएं। मानव की भौतिक आवश्यकताओं में मूलभूत आवश्यकताओं का अध्ययन करें तो एक तो भोजन, वस्त्र आता है, शरण आता है और औजार आता है। भाई 3 मूलभूत आवश्यकताएं तो अपन कहते हैं रोटी कपड़ा मकान है, 3 ही है जो कि मनुष्य को आवश्यक होती है। अब प्राचीन काल का अध्ययन करें तो मनुष्य कहाँ निवास करता था? जंगलों में निवास करता था। और मनुष्य को अपनी रक्षा हेतु औजार की आवश्यकता भी पड़ती है, अतः इसको भी उसमें सम्मिलित किया जाता था। तो भोजन आ गया, वस्त्र आ गया, शरण यानी आवास आ गया और उसके औजार आ गए। वर्तमान का अध्ययन करें तो मानव की 2 मूलभूत आवश्यकताएं और बढ़ गई है जो सबके लिए आवश्यक है। एक प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य। 5वीं तक की शिक्षा, 8वीं तक की शिक्षा सबको निःशुल्क प्रदान की जाती है। और दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य, छोटी मोटी बीमारी है उसका इलाज भी दवाई निःशुल्क दी जाती है। तो ये 2 आ गई मानव की और जुड़ जाती है। तो भौतिक आवश्यकताओं में अपन भोजन को ले रहे हैं, वस्त्र को ले रहे हैं, शरण को ले रहे हैं और औजार को ले रहे हैं। दूसरा आ जाता है मानव के मुख्य व्यवसाय। अब मानव व्यवसाय का अध्ययन आगामी पाठ में करेंगे। और मनुष्य के व्यवसाय का अध्ययन करें तो मानव व्यवसाय को 4 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। अब इसके अंतर्गत ये पूरे व्यवसाय आ जाते हैं। कौन कौन से? गमनागमन, ये मानव की प्रक्रिया है। गमनागमन, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वो किसी के लिए भी जा रहा हो। दूसरा आ जाता आखेट। आखेट का तात्पर्य होता शिकार करना। प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में ही निवास करता था, जीव जंतुओं का शिकार करता था और उसी के द्वारा अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। जीव जंतु को मार दिया, मांस को खाने के रूप में काम में लिया, खाल के द्वारा वस्त्रों का निर्माण कर लिया और हड्डियों के द्वारा औजार बना लिए और उनसे जो चर्बी प्राप्त हुई उसको जलाने के रूप में काम में ले लिया। तो ये किस में आ गया? आखेट में आ गया। फिर मत्स्य पालन, जो लोग तालाब वाले क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, नदी नहरों वाले क्षेत्र में निवास कर रहे हैं या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? मछली पालते हैं। फिर पशुपालन को लिया जाता है, ये भी मानव का व्यवसाय है। और इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक चलवासी पशुचारण होता है, दूसरा व्यापारिक पशुचारण होता है। चलवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरा रहे हैं और व्यापारिक बेचने के उद्देश्य से पशुओं को पाल लिया, दूध प्राप्त हुआ, मांस प्राप्त हुआ, हड्डी प्राप्त हुई, बाल प्राप्त हुए, इनको बेचने के रूप में काम में ले लिया। ये वाले जो व्यवसाय हैं कौन से? आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन। ये प्राचीन काल में भी किए जाते थे और वर्तमान में भी किए जाते हैं। इसके अलावा आ जाता है कृषि। वर्तमान मानव का 70% से अधिक जनसंख्या भारत की कृषि कार्य में लगी हुई है, तो ये मानव का मुख्य व्यवसाय हो गया। इसके अलावा वानिकी को लेते हैं, लकड़ी काटना। व्यक्ति जंगलों में जाता है, वहाँ से लकड़ी काटता है, फर्नीचर में काम में ले रहा है, उद्योगों में काम में ले रहा है, तो ये इसमें आ जाते हैं। जहाँ पर कोई खनिज संपदा पाई जाती है वहाँ पर मनुष्य कौन सा व्यवसाय करता है? खनन व्यवसाय करता है। ये तो सारे के सारे व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में आ जाते हैं। और इसके बाद में मुख्य आता है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योगों का मतलब होता है
प्राथमिक व्यवसाय से मनुष्य को जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा या यांत्रिक शक्ति के द्वारा उसको विशिष्ट गुण या आकार वाली वस्तु में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। और ये मनुष्य को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध करवाता है, अर्थात इसमें इनकम बढ़ जाती है और वस्तु के गुण या रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे अपने प्राथमिक व्यवसाय से कृषि कार्य किया और कृषि में कपास का उत्पादन किया, उसको उद्योग में लेकर गए और वहां पे कपड़े का निर्माण कर दिया, गुण अलग हो गया, वस्तु के मूल्य में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। फिर अपन अध्ययन करते हैं, मानव की कार्य कुशलता का अध्ययन किया जाता है जो हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है, व्यापार है। अपन देखते हैं व्यापार हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसमें विशिष्ट गुण होते हैं, तो व्यापार को लिया जाता है। मानव के स्वास्थ्य को लिया जाता है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात मनुष्य के स्वास्थ्य को लेंगे, मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। जैसे मानव की आयु वर्ग लेते हैं, अपन ने कह दिया 60 वर्ष, लेकिन उसके आगे अपन एक और लिखते हैं, आयु वर्ग कैसा होना चाहिए? दीर्घ और स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं मनुष्य 100 साल तक जी रहा है और स्वस्थ नहीं है, तो मनुष्य के स्वास्थ्य को लिया जाता है और सांस्कृतिक प्रेरणा को लिया जाता है। फिर मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं आती है, जो लगभग 30 या 40% जनसंख्या में पाई जाती है। एक तो आमोद प्रमोद, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जा रहा है, उसको लिया जाता है। अपनी सरकार को लिया जाता है, चंद व्यक्ति ही चलाते हैं, सभी व्यक्ति नहीं चलाते हैं। मनोनीति सबके द्वारा होती है, लेकिन चलाने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। शिक्षा को लिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा को भी लिया जाता है, माध्यमिक शिक्षा को भी लिया जाता है, उच्च शिक्षा को भी लिया जाता है, औपचारिक को भी लेते हैं, अनौपचारिक शिक्षा को भी लिया जाता है। विज्ञान को लिया जाता है, धर्म को लिया जाता है, कला को लिया जाता है और उसके साहित्य को लिया जाता है। तो ये तो थे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व। तो 3 मुख्य तत्व हो गए, एक प्राकृतिक दशाएं आ गई, जीवन का भेद आ गया और मानवीय प्रक्रियाएं आ गई। अब जैसे प्राकृतिक दशाओं में क्या लेते हैं अपन? पृथ्वी की ग्लोब परिस्थिति को लेते हैं। अब पृथ्वी सूर्य के मध्य संबंध पाया जाता है। क्या संबंध पाए जाते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने स्थान पे भी चक्कर लगाती है। चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब क्या होगा? अपनी ऋतुओं का निर्माण होगा, सर्दी, गर्मी और वर्षा की ऋतु का निर्माण होगा। अपने स्थान पे घूम रही है, क्या बनेंगे? दिन और रात बनेंगे। ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, वनस्पति में परिवर्तन हो जाएगा, जीव जंतुओं में परिवर्तन आ जाता है, तो इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भूमि की बनावट का अध्ययन किया, कुछ मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पे मानव अधिक निवास करता है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जलवायु कठोर होती है, वनस्पति कम पाई जाती है, लोग कम निवास करते हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय या भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसका उत्पादन अधिक होता है? कृषि का उत्पादन अधिक होता है। जीवन के भेद में किसका अध्ययन किया था? पेड़ पौधों का, पशुओं का और मानव का अध्ययन किया था। सभी जगहों का अध्ययन किया अपन ने, सब जगह पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं। ध्रुवीय या टेगा प्रदेश, 2 प्रदेश होते हैं, टेगा होते हैं, एक टुंड्रा होते हैं। टेगा तो कौन से हो जाएंगे? जो कि बिल्कुल आगे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी 66.5 डिग्री के आसपास है। और टुंड्रा कौन से हो जाएंगे? जो ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं। तो टेगा क्षेत्रों में वनस्पति कैसी पाई जाती है? कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैसी पाई जाती है? कटीली वनस्पति पाई जाती है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो बागाती कृषि करते हैं, जिसको रोपण कृषि भी कहा जाता है। फलों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनके क्या लगाए जाते हैं? बाग लगाए जाते हैं। पशुओं का अध्ययन किया अपन ने, सभी जगह अलग अलग होते हैं। जैसे टुंड्रा प्रदेशों में स्लेज गाड़ी को खींचने हेतु रेनडियर का प्रयोग किया जाता है। स्लेज क्या होती है? एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं? एक ऐसी गाड़ी का निर्माण कर रखा है उन्होंने, जो या तो हड्डी की बनी होती है या लकड़ी की बनी होती है, उसके नीचे पहिए लगे हुए नहीं आते हैं,
और उसको या तो कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है या फिर बाद में रेनडियर के द्वारा खींचा जाता है। तो वहां पे स्लेज गाड़ी को खींचने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? रेनडियर। उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में सामान को ढोने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? याक का प्रयोग किया जाता है। और जो मैदानी क्षेत्रों में पाले जाते हैं उनसे अपन दूध भी प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं, बाल भी प्राप्त करते हैं, खाल भी प्राप्त करते हैं और अंडे भी प्राप्त करते हैं। अब अंडों का ले तो अपन मुर्गी को किस में लिया जाता है? पक्षी में लेते हैं, लेकिन कुक्कुट पालन को वर्ष 2007 की जनगणना के बाद में पशु गणना में सम्मिलित कर लिया गया है। और पशुओं का उपयोग अपन कृषि कार्य हेतु भी करते हैं, हल चलाते हैं, फसल को पेड़ने का कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य में भी काम में लिया जाता है। फिर अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि भूगोल का जो उत्पादक तत्व माना जाता है वो किसको माना जाता है? मनुष्य को ही माना जाता है। और वातावरण के अनुसार मनुष्य के भोजन वस्त्र में सब में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तीसरा अध्ययन किया था अपन ने मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था, जिसमें भौतिक आवश्यकताएं आ जाती है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं आ जाती है। और मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी थी? भोजन, वस्त्र और मकान। इसके साथ में सुरक्षा हेतु को भी लिया जाता है। और सुरक्षा के लिए मनुष्य किसको काम में लेता है? औजारों को काम में लेता है। तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। अब प्रत्येक क्षेत्र में मानव का भोजन परिवर्तित हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग किसका सेवन करेंगे? मांस का सेवन। तटवर्ती क्षेत्रों वाले किसका सेवन करेंगे? मछली का सेवन। समतल भागों वाले या तो चावल का सेवन करते हैं या गेहूं का सेवन करते हैं। वस्त्रों को ले तो ध्रुवीय क्षेत्रों में खाल के बने हुए वस्त्र पहनते हैं और उष्ण क्षेत्रों के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। आवास को ले तो ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाले एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ की सख्त ईंटों का आवास बनाते हैं। ईंटों को काटते हैं और फिर बाद में उनका आवास बनाते हैं और एक गुंबदनुमा आवास होता है। उस आवास को विशेष नाम दिया होता है, क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति द्वारा निर्मित जो आवास होता है उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और वैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग घास फूस से झोंपड़ी का निर्माण करते हैं। फिर मानव के व्यवसाय का अध्ययन किया था। प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार व्यवसाय क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जंगलों में जो लोग निवास करते हैं उनका व्यवसाय होता है आखेट या संग्रहण होता है। आखेट का मतलब शिकार करना हो गया, संग्रहण का मतलब कंदमूल फल इकट्ठा करना हो गया, लकड़ी इकट्ठा करना हो गया। तटवर्ती क्षेत्र वाले लोग क्या करते हैं? मछली पालन करते हैं। भूमध्य क्षेत्रीय लोगों में निवास करने वाले लोग क्या करेंगे? कृषि कार्य करते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग पशुपालन करते हैं। और खनन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं तो खान खोदने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से कार्य कुशलता में स्वास्थ्य का अध्ययन किया था अपन ने, व्यापार का अध्ययन किया था, है ना? तो ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और उच्च आवश्यकताओं में क्या आ जाते हैं? शिक्षा आ जाती है, सरकार आ जाती है, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य आ जाते हैं। तो ये तो थे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व। ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। ओके, थैंक यू।